नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास में मगध साम्राज्य को खत्म करेंगे, जिसमें कि देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण जो भी वंश है, शिशुनाग हो गया, हर्यक वंश हो गया, नंद वंश हो गया, सिकंदर का आक्रमण हो गया। इन सभी टॉपिकों को आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। देखिए, तो मगध की जो शुरुआत होता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे के भारत का जो राजनीतिक इतिहास है वो महाजनपदों के बीच क्या हुआ था, स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास था। ठीक है, महाजनपद जो कि हम लोग 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जिनकी जानकारी हमें किसमें मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल होता है। कौन? तो मगध साम्राज्य जो था वो शक्तिशाली बन जाता है और अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल होता है। अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये प्रश्न अगर पूछ लेगा कि मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। महाकाव्यों के अनुसार जो बृहद था वो मगध राज्य की स्थापना की थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बृहद्रथ ने की थी। महाकाव्यों के अनुसार मगध जो राज्य है उसकी स्थापना किसने की, तो बृहद्रथ ने की थी। वह वसु का पुत्र था। कौन? बृहद्रथ था एवं जरासंध का पिता था। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे पॉइंट आ गए। कम समय में बिहार एसएससी के लिए बेस्ट पॉइंट है, तो इसको आप लोग पूरा देखिए। मगध साम्राज्य पर 3 महत्वपूर्ण वंश का शासक रहा। ठीक है, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश। तो इनको चलिए हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंटों को। सबसे पहला आता है हर्यक वंश, जिसमें की स्थापना किसने की थी हर्यक वंश की, तो बिंबिसार ने। कब से कब तक था, तो इसका ये डेट भी याद रख लीजिए, 540 से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। यह हर्यक वंश का संस्थापक था तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। कौन? तो बिंबिसार। देखिए फ्रेंड्स, बाहर से आवाज़ आता है, वीडियो सोचते सोचते ही रात हो जाता है कि कब रिकॉर्ड करें, और किसी का घर बन रहा है तो उसी में शोरगुल ये होते रहता है। तो प्लीज़ हल्का फुल्का उसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए, राजगृह उसकी राजधानी बनाई। किसकी? मगध की राजधानी बिंबिसार ने कहाँ बनाई, तो राजगृह यानी गृहब्रज बनाई। बिंबिसार को सैनिक भी कहा जाता है, यानी सेना रखने वाला। तो देखिए, सारे पॉइंट सिर्फ आपको वही मिलेंगे जिनसे कि एग्जाम में प्रश्न बनता है। उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। मतलब इसने क्या अपनाया, वैवाह करना, यानी हर राज्य में विवाह करता था जिससे कि इसका साम्राज्य का क्या हो, विस्तार हो। उसने महत्वपूर्ण 3 विवाह किए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। बिंबिसार ने 3 शादियां की। प्रथम पत्नी कौन थी, तो महाकोशला देवी कोसल राज की पुत्री एवं प्रसेनजित की बहन थी। कौन? तो महाकोशला देवी। इस विवाह में काशी इन्हें दहेज में मिल जाता है। तो काशी दहेज में मिलता है किसको? बिंबिसार को मिलेगा। उसने शादी की तो उसी को मिलेगा ना भाई। दूसरी पत्नी इसकी थी लिच्छवी, जो कि गणराज्य शासक चेटक की पुत्री चेलना थी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक जो थे उनकी पुत्री कौन थी? चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और ये इनकी दूसरी पत्नी थी बिंबिसार की। पहली पत्नी कौन हो गई? महाकोशला देवी हो गई और दूसरी चेलना हो गई। तीसरी जो रानी थी वो मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। तो इन तीनों पत्नियों को भी याद रखना है। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला। विवाह के स्वरूप ही फैला, क्योंकि विवाह करते गया तो उसके संबंध बढ़ते गए और संबंध बढ़ते गए तो उसका साम्राज्य का विस्तार हुआ। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उससे मगध में मिला लिया। तो बिंबिसार ने अंग, जिसकी राजधानी क्या है? चंपा। याद रखिए, अंग को चप्पे चप्पे मालिश कीजिए। तो इस तरह से चंपा याद कर लीजिए। के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, जिसकी हत्या करके उसने मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत से भी युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों क्या बन जाते हैं? दोस्त बन गए। और जब प्रद्योत को पी लिया होता है तो बिंबिसार जो है वो अपना राजवैद्य, जो उसका राजवैद्य कौन था? जीवक था, उसको कहाँ भेज देता है? तो उज्जैन भेज देता है। तो ये था बिंबिसार से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हमारा आगे बढ़ता है जो कि है अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 तक है और यहीं अपने पिता की हत्या कर देता है। चलिए देखते हैं। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। उसे कुणिक भी कहा जाता है। तो कुणिक किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को। और श्रेणिक किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार को। कंफ्यूज नहीं होना है। चलो भैया, उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया। अब जो बिंबिसार था उसने अंग को मिलाया और अजातशत्रु जो है वो कौशल और वैशाली को भी पराजित करके मगध में मिला लेता है। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। तो ये पूछा जा सकता है ना भाई, टेढ़ा अगर प्रश्न आएगा कि हाँ भाई, अजातशत्रु जो वैशाली के युद्ध किया था उसमें किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया? तो महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। उसका मंत्री कौन था? तो वर्षकार काफी सहायक सिद्ध हुआ, जो उसका मंत्री था। आगे देखते हैं।
अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी करवाई। चारों साइड जो ईंटों की दीवारें घेर देते हैं ना, उसी को कहते हैं किलाबंदी। तो वो करवा लेता है अवंती को, खतरे में उसे एहसास होता है कि हाँ भाई अवंती पर हमला हो सकता है। तो ये खतरे को देखते हुए वो क्या करता है, राजगीर की किलेबंदी करवा देता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये था अजातशत्रु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बढ़ते हैं उदयन की तरफ। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। और ये उदयन भी था ना, इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा था। तो इसीलिए ये जो हर्यक वंश है, इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट भी ध्यान में रखने होंगे। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था नागदशक। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने। और इसका अंतिम शासक कौन हुआ, वो हुआ नागदशक। अब आगे बढ़ते हैं शिशुनाग वंश की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है शिशुनाग वंश। इसका शिशुनाग वंश कब से कब तक है, तो 412 से 345 तक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग का शासनकाल 412 से 394 ईसा पूर्व, इसको भी याद रखना है। शिशुनाग जो नागदशक का अमात्य यानी मंत्री था, उसने नागदशक को क्या किया, अबदस्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो नागदशक की हत्या कौन करता है, तो शिशुनाग करता है। और उसी की हत्या करने के बाद वह शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। किसने बनाया, तो शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना देता है। उदयन किसको बनाया था, पाटलिपुत्रा को बनाया था। और बिंबिसार किसको, तो गिरिवृष यानी राजगृह को। तो इस तरह से सोचिए जो मगध की राजधानी है कितनी चेंज होती रही। शिशुनाग ने अवंती को मगध में साम्राज्य में मिला लिया। किसको मिला लिया, तो अवंती को मगध साम्राज्य में ये मिला लेता है। अब आता अगला शासक कौन है, कालाशोक, जिसे कि 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि इसने पाटलिपुत्रा को पुनः क्या कर देता है, मगध की राजधानी बना देता है। जो शिशुनाग था वो किसको बनाया था, वैशाली को बना देता है राजधानी। लेकिन फिर जब कालाशोक शासन में आता है तो वह पाटलिपुत्रा को ही मगध की राजधानी बना देता है। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में ही आयोजित हुई थी। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक तो नागदशक था। दोनों का न सही नाम याद है रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं नंद वंश की तरफ। तो महापद्मनंद 344 से 334 ईसा पूर्व, यह नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मानंद है। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाता है। मतलब वो विजयी हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में क्या उठा लाता है, जीन की मूर्ति उठा लाता है। जिस प्रकार से पहले मैच जब जीत जाते थे तो धोनी क्या करते थे, विकेट को ही उखाड़ लेते थे, उसी प्रकार से ये भी बेचारा स्तंभ में उठाकर लाया जीन की मूर्ति का। उसने अपने को क्या कहा, तो एकाराट कहा है। तो बस ये 2-3 पॉइंट इसे याद रखना है। दूसरा शासक नंद वंश का कौन है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है घनानंद। इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था, यानी सिकंदर के समय में इसका शासनकाल था। सिकंदर का हम लोग आक्रमण भी इसी में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य, जिनको कि विष्णुगुप्त कहा जाता है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को क्या करते हैं, तो पराजित करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो मौर्य वंश को हम लोग देखेंगे, उससे पहले सिकंदर का आक्रमण देख लेते हैं। तो सिकंदर कहाँ का था, तो मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वह अरस्तु का शिष्य था। कौन, सिकंदर। सिकंदर ने एशिया माइनर यानी तुर्की, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण करता है। तो देखिए दर्रा से प्रश्न पूछा जाता है कि किस दर्रा से वो आया था, तो खैबर दर्रा से। तक्षशिला में शासक अंभी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। हाइडे स्पीच का युद्ध जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पोरस के साथ हुआ था। तो यह झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य क्या करता है सिकंदर, तो वापस दे देता है तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, जिसको कि ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था, तो विपाशा यानी पहले कहा जाता था व्यास नदी को, तो ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। किसकी सेना, सिकंदर की सेना। वह भारत में लगभग 19 महीने तक रहा। 326 से 325 ईसा पूर्व, यानी 19 महीने तक वो रहता है भारत में। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो सिकंदर की मृत्यु कब होती है, 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश भी स्थापित किए। जैसे काबुल में क्या किया था, तो सिकंदरिया यानी आधुनिक बेग्राम जो है, झेलम के तट पर बुके फॉल जहाँ सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, ठीक है, एवं निकाया जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था। तो ये सारी उसने क्या की थी, उपनिवेश स्थापित किया था। उसका घोड़ा की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बुके फॉल में हुई थी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा ये 2-3 जो
अब ये देखिए, ये 3 पॉइंट देखिए। एरियन कौन थे? तो यूनानी इतिहासकार थे। निरियाकस कौन था? तो सिकंदर का जल सेनापति था। और सेल्यूकस कौन था? तो सिकंदर का सेनापति ही था। सिकंदर ने निरियाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाया था। तो किसके नेतृत्व में? तो निरियाकस के नेतृत्व में, सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक। तो ये था हमारा मगध साम्राज्य, शॉर्टकट में सिंपल जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, इसकी तो कम से कम 2 वीडियो होगी, क्योंकि इसमें प्रशासन देखना है, सबके अलग अलग मतलब इनका सामाजिक कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो इन सभी को देखना है। तो ये लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।